आप सभी को नमस्कार। मैं विनोद गढ़वाल, आपका राजनीति विज्ञान का शिक्षक, आज एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद विनोद गढ़वाल पर। हाजिर हूं आज एक नए अध्याय, एक नए चैप्टर के साथ। आज इस क्लास में हम NCERT कक्षा 12 की पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 2 ध्रुवीयता के अंत का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम समकालीन विश्व राजनीति जो हमारी पुस्तक है उसका अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर पढ़ चुके हैं। शीत युद्ध का दौर को हमने 4 भागों में पढ़ा है और 5वें भाग में उसके प्रश्न उत्तर मैंने आपको तैयार करके दिए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि पहले आप अध्याय 1 को पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद आप अध्याय 2 को पढ़ें, क्योंकि NCERT में जो सिलेबस तैयार किया गया है उसमें अध्यायों को जोड़ा गया है। एक अध्याय को दूसरे अध्याय से जोड़ा गया है और कड़ी से कड़ी जोड़कर पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। इसलिए आवश्यक है बच्चों कि एक अध्याय को पढ़ने के बाद ही दूसरा अध्याय पढ़ा जाए। यदि हम पहले को आसानी से समझेंगे तो दूसरे को समझने में कोई कठिनाई हमें नहीं होगी। तो आप पहले अध्याय को अवश्य पढ़ें, उसके बाद दूसरे अध्याय को पढ़ें। चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा आज का चैप्टर है अध्याय 2 ध्रुवीयता का अंत। देखिए, हम जानते हैं पिछले अध्याय में हमने पढ़ा शीत युद्ध का दौर। द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ 1945 में, तो दूसरे विश्व युद्ध का परिणाम यह रहा कि विश्व में शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में 2 महाशक्तियां उभर कर सामने आई, एक USA और दूसरी USSR। USA संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और USSR यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, है ना, जिसको हम संक्षिप्त में सोवियत संघ कहते हैं। संयुक्त सोवियत समाजवादी गणराज्य, हम इसे सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्तियां आ गई, अमेरिका और सोवियत संघ। इन दोनों महाशक्तियों के बीच एक द्वंद्व चला, प्रतिद्वंद्विता रही, विचारों का मतभेद रहा, और इन मतभेदों के चलते लगभग 45 वर्षों तक विश्व में शीत युद्ध का माहौल बना रहा। शीत युद्ध अर्थात कोई भी सेनाएं आमने सामने नहीं लड़ी, लेकिन मन मस्तिष्क में एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्रकारी दुष्प्रचार होते रहे। इस शीत युद्ध के दौरान जब शीत युद्ध अपनी गर्मजोशी में था, तब बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। बर्लिन हमने पढ़ा है पिछले अध्याय में कि यूरोप का एक देश था, जर्मनी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध का दोषी माना गया, और जो मित्र राष्ट्र थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इन्होंने जर्मनी को लूटा, ना केवल लूटा बल्कि इसका बंटवारा किया। तो जर्मनी का एक शहर था बर्लिन, शहर क्या कहूँ, जर्मनी की राजधानी था बर्लिन। बर्लिन जब जर्मनी को बांटा गया तो राजधानी बर्लिन को भी बांटा गया। पश्चिमी बर्लिन जो है वो अमेरिका
के पास गया, अमेरिका जो कि पूंजीवादी गुट था, और पूर्वी बर्लिन कहो, पूर्वी जर्मनी कहो, ये सोवियत संघ के पास गया। और इसी जर्मनी के बंटवारे से, इसी बर्लिन के बंटवारे से माना जाता है कि विश्व दो ध्रुवों में बंट गया, विश्व दो खोमे में बंट गया, विश्व दो गुटों में बंट गया, और यहाँ से दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ हुआ। तो बर्लिन की जो दीवार थी वो सन 1961 में खड़ी की गई सोवियत संघ द्वारा, यानी कि इस दीवार के माध्यम से पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को अलग अलग कर दिया। बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई। यह करीबन 150 किलोमीटर तक फैली हुई दीवार थी। इसकी लंबाई जो थी 150 किलोमीटर थी। इसने पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को पृथक कर दिया। किंतु जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे इस दीवार के कारण पूर्वी जर्मनी के जो लोग थे, जो कि सोवियत संघ के अधीनस्थ आते थे, उनको लग रहा था कि हम कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी जर्मनी के जो लोग थे, जो पूंजीवादी समर्थक थे, उनका आर्थिक विकास हो रहा था, वे आर्थिक उन्नति कर रहे थे, और पूर्वी जर्मनी के जो लोग थे, पूर्वी बर्लिन के जो लोग थे, वे भी अपना आर्थिक विकास, अपने आर्थिक उन्नति करना चाहते थे, जिसके चलते लगभग 28 वर्षों बाद सन 1989 में पूर्वी जर्मनी, पूर्वी बर्लिन की जनता ने इस बर्लिन की दीवार को गिरा दिया। जब बर्लिन की दीवार गिराई गई तो इसमें कई नाटकीय ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ। इस नाटकीय घटनाक्रम का परिणाम यह हुआ कि जर्मनी का एकीकरण हो गया। जो सोवियत संघ था, जो पूर्वी गुट था, उसका पतन होना प्रारंभ हो गया। सोवियत संघ का विघटन भी आरंभ हुआ। यही से शीत युद्ध की समाप्ति भी हुई। तो बर्लिन की जो दीवार है वह एक महत्वपूर्ण चैप्टर के रूप में हमारे सामने आती है, क्योंकि बर्लिन की दीवार से ही दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ होता है, और बर्लिन की दीवार गिरने से ही इस दो ध्रुवीय विश्व का अंत होता है, दो ध्रुवों का अंत होता है। सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। सोवियत संघ के जो लोग थे, जो गणराज्य इसमें शामिल थे, वो धीरे धीरे करके इससे हटते चले जाते हैं। अंततः 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। इस अध्याय में हम इसी सोवियत संघ के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। सोवियत प्रणाली क्या थी, उससे आशय, कारण, परिणामों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इन जो पूर्वी यूरोप के देश इस गणराज्य से अलग हुए थे, तो उनका भारत से कैसा संबंध है, भारत के साथ उसके रिश्ते कैसे रहे हैं, इन सब बातों को हम इस अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। तो जो बर्लिन की दीवार है, आप याद रखिएगा कि 1961 में बनाई गई थी। पूर्वी जनता ने इसे गिरा दिया था। और देखिए, जो बर्लिन की दीवार गिराई गई उसे सोवियत संघ चुपचाप देखता रहा, और यह किसी सैन्य गतिविधि के चलते नहीं गिराई गई थी, बल्कि जनता के सामूहिक
कार्यवाही ने इसे गिराया था, जिसे सोवियत संघ देखता रहा और पूर्वी खेमे के जो गणराज्य थे वो सोवियत संघ से अलग होते गए। तो ये तमाम जो बिंदु हैं वे हमारे इस अध्याय में कवर किए जाएंगे और आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस अध्याय को अपनी कॉपी में नोट करते चलें, क्योंकि ये इस अध्याय में से जो आपके हैं वो दीर्घ उत्तर बनेंगे। दीर्घ उत्तरीय जो लंबे लंबे प्रश्न होते हैं उनके उत्तर इसमें से बनेंगे, यानी कि इस चैप्टर में से आपको 4 या 5 नंबर के ही प्रश्न पूछे जाने की मुझे संभावना है। तो आप इस अध्याय को ध्यान से पढ़िएगा, नोट करिएगा। चलिए अब हम परिचय के बाद देखते हैं जो पहला पॉइंट आ रहा है इस अध्याय में, सोवियत प्रणाली क्या थी। सोवियत प्रणाली क्या थी? तो हम सभी जानते हैं, आपने जब पिछली किताबों में पढ़ा होगा कि सन 1917 में रूस में एक क्रांति हुई थी जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। रूसी क्रांति भी कहते हैं इसे, साम्यवादी क्रांति भी कहते हैं, हुई। 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई उस समय रूस में व्लादिमीर लेनिन शासक हुआ करते थे। व्लादिमीर लेनिन कार्ल मार्क्स के भक्त थे। मार्क्स जिसने साम्यवादी विचारधारा को प्रारंभ किया था, साम्यवादी विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं कार्ल मार्क्स, तो उनके अनुयायी थे लेनिन। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद यहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित किया गया। साम्यवादी विचारधारा स्थापित होने के कारण यहाँ पर जो है समाजवादी व्यवस्था के तहत समतामूलक समाज की स्थापना करना था। समतामूलक समाज के तहत निजी संपत्ति को समाप्त किया गया। योजनाबद्ध तरीके से विकास और राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था को स्थापित किया गया। यहाँ पर बंद बाजार की नीति एवं एक दलीय प्रणाली के प्रभुत्व को अपनाया गया। अर्थात मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो 1917 के बाद 1917 में जो रूस में क्रांति हुई जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है, इस क्रांति के उपरांत सोवियत संघ ने, सोवियत गणराज्य ने समाजवादी व्यवस्था को अपनाया, जिसके तहत यहाँ पर एक ही दल की प्रभुता, अर्थात एक दल जो कि था कम्युनिस्ट पार्टी, उसे स्थापित किया गया। कम्युनिस्ट पार्टी के अतिरिक्त किसी अन्य दल का यहाँ पर अस्तित्व नहीं रहा। किसी भी विरोधी दल को यहाँ पर सहन नहीं किया गया और एक दल की सत्ता स्थापित की। साथ ही साथ यहाँ पर समाज में सभी लोग समान रहे, इस हेतु व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त कर दिया गया और सभी प्रकार की संपत्तियों पर, संसाधनों पर राज्यों का नियंत्रण स्थापित किया गया। राज्यों के माध्यम से ही व्यक्तियों को संपत्ति प्रदान की जाती थी, किंतु पूरा जो नियंत्रण था वह राज्य का था। बंद बाजार की नीति को अपनाया गया। बंद बाजार की नीति का आशय होता है, ये ना तो किसी देश से आयात करते थे ना ही किसी देश से निर्यात करते थे। ये अपने लिए छोटी से छोटी चीज, पिन से लेकर कार तक, सुई से लेकर कार तक जो भी वस्तुएं इनको लगती थी उसका ये स्वयं निर्माण करते थे। इसी को जो है सोवियत प्रणाली कहा जाता है। इसी व्यवस्था को सोवियत प्रणाली कहते हैं। अब सोवियत गणराज्य जो था, जब 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई तो रूस के साथ साथ अन्य 14 जो पड़ोसी गणराज्य थे, जिनमें पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के कुछ देश शामिल थे, इन 14 गणराज्यों और
एक रूस को मिलाकर 15 गणराज्यों ने सोवियत संघ का निर्माण किया। हालांकि सोवियत संघ जो है वो सन 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद ही स्थापित हो गया था, किंतु फिर भी इसकी जो औपचारिक घोषणा है वो 30 दिसंबर 1922 को की गई। 30 दिसंबर 1922 को सोवियत संघ बना, जिसमें 15 गणराज्य शामिल हुए और इन सभी गणराज्यों ने समाजवादी व्यवस्था को अपनाया, समतामूलक समाज की स्थापना की। ठीक है। अब विश्व में दो विचारधाराएं थी, एक पूंजीवादी विचारधारा जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, और एक समाजवादी विचारधारा जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। सोवियत संघ में 15 गणराज्य शामिल थे, आप इसे याद रखिएगा। तो इन दोनों ही विचारधाराओं के अपने अपने वर्चस्व स्थापित करने के कारण विश्व दो गुटों में, दो खोमों में, दो ध्रुवों में बट गया था। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है सोवियत संघ की विशेषताएं। ठीक है ना। एक ऐसा देश, एक ऐसा संघ, संघ का मतलब होता है समूह, एक संगठन, समूह या संगठन, जो कि कौन था? सोवियत संघ। सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर एक संघ बना था, एक समूह बना था, इसी कारण इसे संघ कहा गया है। तो एक ऐसी महाशक्ति जो कि अमेरिका को टक्कर दे रही थी, उसमें कुछ तो ऐसी विशेषताएं रही होगी जिसके कारण वो अमेरिका जैसे देश को टक्कर दे रहा था। तो सोवियत संघ में ऐसी क्या क्या विशेषताएं थी जिसके कारण वो एक लंबे समय तक अमेरिका को टक्कर देता रहा और विश्व में दूसरी महाशक्ति बना रहा? तो सोवियत संघ में निम्न विशेषताएं थी, इसे भी हम बिंदुवार देखेंगे। नंबर 1, उत्पादन तंत्र में आत्मनिर्भरता। सोवियत संघ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसका जो उत्पादन तंत्र था वह बहुत मजबूत था, आत्मनिर्भर था सोवियत संघ। जैसा मैंने बताया कि सोवियत संघ में बंद बाजार की नीति अपनाया गया, अर्थात ये एक भी सामान किसी अन्य देश से ना तो खरीदते थे ना ही अन्य देश को बेचते थे। यूं कहूं कि ना तो उद्धव का लेना ना माधव को देना, तो गलत नहीं होगा। सोवियत संघ में छोटी से छोटी सी चीज, चाहे वो पिन हो, सुई हो, या कार तक के निर्माण में जो पुर्जे रखते हैं, ये सब जो है वो सोवियत संघ में ही बनाया जाता था। इसका उत्पादन तंत्र बहुत विकसित था, बहुत मजबूत था, जिसके कारण ये अमेरिका को एक लंबे समय तक टक्कर देता रहा। नंबर 2, उन्नत संचार प्रणाली। सोवियत संघ की जो संचार प्रणाली थी वह अत्यंत उन्नत थी। हम जानते हैं सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे और इन 15 गणराज्यों में संदेश पहुंचाना, शीघ्रता से संदेश पहुंचाना ये आसान काम नहीं था, किंतु जो सोवियत संघ की संचार प्रणाली थी वह अत्यंत ही उन्नत किस्म की थी, जिसके तहत संदेशों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता था, सूचनाएं यहां से वहां शीघ्रता से पहुंच जाती थी। यह भी एक सोवियत संघ की महत्वपूर्ण विशेषता है। नंबर 3, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता। सोवियत संघ का, जैसा हमने पढ़ा कि उत्पादन तंत्र अत्यंत मजबूत था, तो उसका एक कारण प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता भी थी। एक ऐसी महाशक्ति जो कि अमेरिका जैसी शक्ति को टक्कर दे रही थी, उसके लिए महत्वपूर्ण था कि वह प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण हो। तो रूस, सोवियत संघ जो कि 15 गणराज्यों से बनकर संगठित हुआ था, इसके 15 गणराज्यों में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता थी, संसाधन
पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। संसाधनों की हम बात करें तो चाहे वो खनिज हो, तेल हो, लोहा हो, इस्पात हो, ये सभी यहाँ पर प्रचुर मात्रा में थे, भरपूर मात्रा में थे, जिससे सोवियत संघ का विकास किया जाना बहुत आसान था और जिससे वह मजबूत से मजबूत होता चला गया। नंबर 4, नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर। सोवियत संघ में नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान किया गया था। न्यूनतम जीवन स्तर से हम आशय लेते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और वे सभी बुनियादी सुख सुविधाएं जो कि एक न्यूनतम जीवन स्तर को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य होती है। तो सोवियत संघ के नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान किया गया था और इनको जो भी सुविधाएं चाहिए होती थी वो रियायती दरों पर कम से कम लागत में नागरिकों को प्रदान की जाती थी। यह सोवियत संघ की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। नंबर 5, सुलभ आवागमन। सोवियत संघ की एक विशेषता यह थी कि यहाँ पर आवागमन सुलभ था। दूर दराज के क्षेत्रों में जाने के लिए आवागमन के पर्याप्त साधन थे। सोवियत संघ 15 गणराज्यों में बटा होने के बावजूद, 15 गणराज्यों का एक समूह होने के बावजूद यहाँ पर आवागमन आसानी से किया जा सकता था। नंबर 6, सुलभ रोजगार। सोवियत संघ की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि यहाँ पर रोजगार के अवसर पर्याप्त मात्रा में थे। दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ पर बेरोजगारी शून्य थी। बेरोजगारी का पूरी तरह से अभाव था। सभी लोगों को पर्याप्त रोजगार दिया जाता था। जब हम कहते हैं कि सोवियत संघ एक ऐसा देश था जहाँ पर पिन से लेकर कार तक बनाई जाती थी, तो यहाँ पर प्रत्येक नागरिक को रोजगार दिया जाता था, जिसके कारण सोवियत संघ अपने आप को आत्मनिर्भर बना पाया। सोवियत संघ एकमात्र ऐसा संगठन था जहां पर बेरोजगारी शून्य थी। नंबर 7, निजी संपत्ति का समाप्त करना। सोवियत संघ में निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया गया था। व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती थी। कोई भी संपत्ति पर किसी भी व्यक्तिगत दावा नहीं होता था। राज्य के नियंत्रण में सारी संपत्ति होती थी। नंबर 8 होगा जो हमारा, वो संपत्ति पर राज्य का अधिकार। सोवियत संघ प्रणाली में सभी प्रकार के संपत्तियों पर, सभी प्रकार के संसाधनों पर राज्यों का नियंत्रण होता था। राज्य व्यक्ति को सुविधा प्रदान करती थी, किंतु व्यक्तिगत संपत्ति यहाँ पर नहीं रखी जाती थी। सभी संसाधनों पर, समाजवादी देश होने के कारण, साम्यवादी विचारधारा को मानने के कारण यहाँ पर सभी प्रकार की संपत्तियों पर राज्यों का नियंत्रण होता था। नंबर 9, एक दल का प्रभुत्व। सोवियत संघ में एक दल का प्रभुत्व था जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व था। अन्य किसी भी दल को यहाँ पर विपक्ष में या विरोधी दल के रूप में मान्यता नहीं दी जाती थी, जिससे सत्ता का जो है सुचारू रूप से केंद्रीकरण करके देश का विकास किया जाता था। योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पर विकास होता था। तो ये थी महत्वपूर्ण विशेषताएं जो कि सोवियत संघ में हमें देखने को, पढ़ने को मिलती है। इसके बाद हम देखें कि विश्व जो था उसमें 3 ध्रुव बन गए थे, यानी कि विश्व जो है वो 3 भागों में बट गया था। पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। पहली दुनिया
जो कि पूंजीवादी गुट था जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। दूसरी दुनिया जो कि पूर्वी खेमा था जिसको लीडरशिप सोवियत संघ कर रहा था। और तीसरी दुनिया जो कि नवोदित राष्ट्रों ने बनाई थी जिसे नाम कहा जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से हम जानते हैं। तीसरी दुनिया में ऐसे ऐसे देश शामिल हुए जो कि नए नए स्वतंत्र हुए थे, नवोदित राष्ट्र थे, जिनमें एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के देश शामिल थे। इन तीनों ही दुनिया ने विश्व को एक नए द्वंद्व में चलाया था। लेकिन जो पहली दुनिया और दूसरी दुनिया थी, तो ऐसे क्या कारण रहे जो दूसरी दुनिया का अंत हो गया? जो दूसरा ध्रुव था उसका समाप्त हो गया। सोवियत संघ की हमने अभी तमाम विशेषताएं पढ़ी। इन तमाम विशेषताओं के चलते भी ऐसे क्या कारण थे, ऐसी क्या कमियां थी, ऐसी क्या खामियां थी, ऐसे क्या दोष थे जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया? तो सोवियत संघ की जो कमियां, जो खामियां, जो दोष, जो कारण रहे हैं विघटन होने के, उसको भी हम देखते हैं और बिंदुवार देखते हैं कि कैसे दूसरी दुनिया का पतन हुआ, जो द्विध्रुवीय था उसका अंत हुआ। नंबर 1, नौकरशाही का कस्ता शिकंजा। सोवियत संघ के विघटन का एक सबसे बड़ा दोष, एक सबसे बड़ी कमी यह थी कि यहाँ पर नौकरशाही का शिकंजा दिनों दिन कसता चला गया। नौकरशाही मनमाने तरीके से अपने शासन को चलाने लगी। नौकरशाही के चलते शासन जो था वो सत्तावादी शासन की ओर अग्रसर होता रहा, जिसके कारण आम जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ा। जनता, जो लोग थे, वो अधिक से अधिक प्रताड़ित होने लगे। तो नौकरशाही का जो कस्ता शिकंजा था वो एक मुख्य कारण रहा। नंबर 2, एक दल का प्रभुत्व। सोवियत संघ में एक दल का प्रभुत्व था जिससे कम्युनिस्ट पार्टी अपने हिसाब से शासन चलाती थी। शासन का केंद्रीकरण हो गया था, शक्तियां पूरी तरह से केंद्र के पास थी। जनता को कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। जनता को जब कोई अधिकार नहीं दिए जाते हैं तो ऐसे में शासन का चल पाना असंभव हो जाता था। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी का ये मानना था कि एक ही दल होने के कारण जनता के पास कोई विकल्प नहीं है, तो वो अपनी मन मर्जी से शासन करते थे। नंबर 3, लोकतंत्र का अभाव। सोवियत संघ में लोकतंत्र का अभाव था। जनता को ना तो लोकतांत्रिक स्वतंत्रता थी, ना ही आर्थिक स्वतंत्रता थी। जनता अपने विचार अभिव्यक्त नहीं करती थी। समाजवादी व्यवस्था होने के कारण उसके पास किसी भी प्रकार की आर्थिक स्वतंत्रता नहीं थी। जनता को अभी अपनी अभिव्यक्ति के लिए कोई साधन, कोई माध्यम नहीं था, जिस हेतु जनता अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए चुटकुलों और कहना चाहिए पिक्चर्स, कार्टून बनाकर अपनी अभिव्यक्ति करती थी। जनता के पास यह विकल्प नहीं था कि वो 5 वर्ष बाद या 6 वर्ष बाद चुनाव करके इस कम्युनिस्ट पार्टी को हटा सके। ऐसे में जनता में शासन के प्रति रोष व्याप्त हो रहा था। नंबर 4, रूस का बढ़ता प्रभाव और गणराज्यों पर प्रतिबंध। सोवियत संघ जो कि 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, 15 गणराज्य होते हुए भी इसमें रूस का प्रभाव अत्यधिक था। रूस को ज़्यादा प्रभाव दिया गया था और जो अन्य गणराज्य थे उनको
कम अधिकार दिए गए थे, उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। वहाँ की जनता कुछ बोल नहीं सकती थी, कुछ कर नहीं सकती थी। ऐसे में इन गणराज्यों की जो जनता थी वो विरोध के लिए खड़ी हो रही थी। दिनों दिन जो विरोध है वह बढ़ता चला जा रहा था। नंबर 5, रूस को अत्यधिक शक्ति। सोवियत संघ में 15 गणराज्य होने के बावजूद रूस को अधिक शक्तियां प्रदान की गई थी। सारे ही निर्णय जो है केंद्रीकरण होते थे और रूस सब पर अपना शासन चलाता था। गणराज्यों को कम शक्तियां प्रदान की गई थी, जिसके कारण वो अपना समुचित विकास नहीं कर पा रहे थे। नंबर 6, हथियारों की होड़ में आर्थिक व्यय। एक लंबे समय तक सोवियत संघ जो है अमेरिका को टक्कर देता रहा, जिसके लिए उसने हथियारों की होड़ में अत्यधिक पैसा खर्च किया। हालांकि अमेरिका को सभी मोर्चों पर बराबर टक्कर दी। अमेरिका के बराबर के हथियारों का निर्माण भी सोवियत संघ ने किया, जिससे सोवियत संघ का काफ़ी पैसा, काफ़ी संपत्ति जो है वो हथियारों की होड़ में लगी गई और जो जनता के विकास के लिए सुधारात्मक कार्य किए जाना थे वे कार्य नहीं हो पाए। तो हथियारों की होड़ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च किया गया। इससे टक्कर तो दी जा सकी, लेकिन जनता के विकास को अवरुद्ध कर दिया गया, जिसका परिणाम यह रहा कि 70 के दशक आते आते खाद्यान्न का दिनों दिन आयात बढ़ता गया। पारिश्रमिक तो बढ़ा, सोवियत संघ के जो लोग थे उनका पारिश्रमिक तो बढ़ा, किंतु उत्पादन क्षमता घटती गई। 70 के दशक में अंत तक यानी कि 1980 आते आते ये खाद्यान्न का अत्यधिक आयात करने लगे, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं डगमगाने लगी। नंबर नेक्स्ट, सुधारों का अभाव। सोवियत संघ में सम्मिलित गणराज्यों की जनता सुधार चाहती थी, उनका किसी भी प्रकार से सुधार नहीं हो रहा था। अपने आप को वे पश्चिमी देशों के मुकाबले सभी क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ मानते थे। पूर्वी जो खेमा था उसमें शामिल देश काफ़ी पिछड़ चुके थे। सूचना हो, प्रौद्योगिकी हो, वे सभी क्षेत्र जहाँ पर पश्चिम उन्नति की ओर अग्रसर था, नए नए क्षेत्रों में उन्नति कर रहा था, वहीं पर पश्चिमी देशों के मुकाबले पूर्वी जो देश थे वो काफ़ी पिछड़ते चले जा रहे थे। अगला पॉइंट, अफगानिस्तान में किया गया हस्तक्षेप। सोवियत संघ की एक सबसे बड़ी कमजोरी, सोवियत संघ के विघटन का एक प्रमुख कारण अफगानिस्तान में किया गया हस्तक्षेप था। सन 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जब एक बार किसी देश में हस्तक्षेप कर दिया तो वहां से निकल पाना असंभव था। 1979 से 1989 तक अफगानिस्तान में सोवियत संघ फंसा रहा, जिसके कारण उसको काफ़ी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा, जिससे गणराज्य में सम्मिलित सभी देश हताश हो गए। उनका समुचित विकास नहीं हुआ और उन्होंने साम्यवादी विचारधारा सोवियत संघ के विरोध करना प्रारंभ कर दिया। नंबर नेक्स्ट, गणराज्यों का विरोध। धीरे धीरे सोवियत संघ में शामिल सभी गणराज्य केंद्रीकरण का विरोध करने लगे। जो सोवियत संघ ने
केंद्रीय शासन प्रणाली को अपनाया था उसका विरोध करने लगे, जनता सुधारों की मांग करने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे पूर्वी गणराज्य में शामिल देश अलग होते चले गए और सोवियत संघ अपने विघटन की ओर अग्रसर हुआ। अगला पॉइंट हमारा है गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। मिखाइल गोर्बाचेव 1980 के दशक के मध्य में अर्थात सन 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। वे देश के राष्ट्रपति भी बने। मिखाइल गोर्बाचेव ने देश में आर्थिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने संघ में सुधारात्मक कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य किया, किंतु गोर्बाचेव के जो सुधार कार्य थे उनको उनकी पार्टी के जो कट्टरवादी साम्यवादी थे उनके विरोध का सामना करना पड़ा। कट्टर साम्यवादी जो विचारक थे वे गोर्बाचेव के द्वारा किए जा रहे सुधार कार्यों से नाखुश थे। जनता जो है वो सुधारों की मांग कर रही थी, किंतु हम जानते हैं कि कोई भी सुधार करने के लिए समय लगता है। गोर्बाचेव जो सुधार कर रहे थे उसमें समय ज़्यादा लग रहा था। जनता को वो आर्थिक और लोकतांत्रिक अधिकार दे रहे थे, किंतु जनता जो है अचानक एकाएक सारे अधिकारों की मांग कर रही थी। जनता को लगता था कि हमें अधिकार अभी मिल जाए। एक अवसर ऐसा भी आया जब गोर्बाचेव का तख्ता पलट करना की कोशिश की गई। सन 1991 में गोर्बाचेव का शासनकाल में तख्ता पलट करने का प्रयास किया गया, किंतु बोरिस येल्टसिन ने तख्ता पलट नहीं होने दिया। बोरिस येल्टसिन ने इस तख्ता पलट का विरोध किया और एक नायक के रूप में येल्टसिन सबके सामने आए। 1991 में जो आम चुनाव हुए उसमें येल्टसिन की जीत हुई। येल्टसिन ने केंद्रीयकरण को मानने से इनकार कर दिया। वे पूंजीवादी और लोकतंत्र को आधार बनाते गए, जनता को अधिकार देने के पक्ष में थे। इससे हुआ यूं कि जो पूर्वी गणराज्य में शामिल यूरोप के जो अन्य गणराज्य थे वहां पर जनता जल्दी सुधारों की मांग करती रही और विरोध में उतर गई। इस समय सोवियत संघ ने गणराज्य में हो रही गतिविधियों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अतीत में यानी कि इसके पहले जो है गोर्बाचेव के पहले जो शासनाध्यक्ष हुआ करते थे वे इस प्रकार की गतिविधियों को दबा दिया करते थे, कुचल दिया करते थे, किंतु गणराज्य में हो रहे विद्रोहों का किसी भी प्रकार से सोवियत संघ ने हस्तक्षेप नहीं किया। परिणाम स्वरूप कई गणराज्य, लगभग 8 जो गणराज्य थे वो अलग हो गए। अपने देश में वे सुधार करना चाहते थे। अंत में 25 दिसंबर 1991 को जो 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ में सम्मिलित 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी। आप याद रखिएगा 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन्होंने 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी। जो शेष
12 राज्य थे। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने की है कि पूर्वी यूरोप के देश अलग हो रहे थे। जो मध्य एशिया के देश थे वे अपने आप को सोवियत संघ से अलग करना नहीं चाहते थे। इन्होंने सोवियत संघ के साथ में ही रहकर अपने विकास को तरजीह दी, किंतु पूर्वी यूरोप के देश अलग होना चाहते थे। ऐसे में जब 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन किया गया तो एक और नया जो संघ कह सकते हैं बनाया गया, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल बनाया गया जिसमें 12 देश सम्मिलित हुए। अब जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो एक बात सामने आई कि सोवियत संघ के द्वारा जो संधियां, जो समझौते, जो करार, जो वचनबद्धता दी गई है उसका निर्वहन कौन करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। ऐसे में सोवियत संघ का सबसे बड़ा गणराज्य था रूस, जो कि इसका नेतृत्व कर रहा था। तो रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। रूस को ही सारे संसाधनों, सारे हथियारों और जितने भी करार, संधियां, समझौते किए गए थे उनका निर्वहन करने का दायित्व दिया गया। इसी के चलते संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य थे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन। तो सोवियत संघ के स्थान पर रूस को जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया गया, सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया गया। वर्तमान में हम देखें तो सुरक्षा परिषद जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिन्न अंग है, इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस। तो रूस को जो स्थान दिया गया है वह सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में ही दिया गया है। तो समस्त जो दायित्व हैं, जो संधि समझौते किए गए हैं, उसको निभाने का दायित्व रूस को दिया गया और स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल बनाया गया जिसमें 12 राज्य, 12 देश सम्मिलित किए गए। इस प्रकार से जो है वह सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में हमने बर्लिन की दीवार, सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत संघ की विशेषता, सोवियत संघ की कमियां, खामियां, दोष, विघटन के कारण, इनको पढ़ा है। और मुझे उम्मीद है कि आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। यदि बच्चों आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें, फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से। आप अपना लाइक अवश्य मुझे करें। और जो विद्यार्थी मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं तो वो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें, घंटी को दबाएं ताकि आपको जल्दी से जल्दी मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम यहीं से अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आप अपनी पुस्तक में आज का जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है इसे पृष्ठ क्रमांक 17 से 20 के मध्य तक देख सकते हैं, यानी कि 17, 18, 19 और 20 का आधा पृष्ठ मैंने आपको समझाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब आप आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट करें जिनके उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी थी? बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी थी? प्रश्न क्रमांक 2,
बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? प्रश्न क्रमांक 3, सोवियत संघ में कितने गणराज्य शामिल थे? सोवियत संघ में कितने गणराज्य शामिल थे? नंबर 4, औपचारिक रूप से सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? औपचारिक रूप से सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? प्रश्न क्रमांक अगला, सोवियत संघ में सम्मिलित उन 3 बड़े गणराज्यों के नाम बताओ जिन्होंने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की। उन 3 गणराज्यों के नाम बताओ जिन्होंने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की। और प्रश्न क्रमांक अगला, सुरक्षा परिषद में किसे सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में किसे सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में कितने देश शामिल हैं? स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में कितने सदस्य शामिल हैं? आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आप सभी का भविष्य उज्जवल रहे, आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे। आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर आपका शिक्षक विनोद गढ़वाल। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। Pause button.